हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक, सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इनइक्वालिटीज कंप्लीट करने जा रहे हैं केवीपीवाई एसए के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर हम लोग एक पॉलिनोमियल फंक्शन को लेकर जानेंगे कि किस तरह से हम लोग ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के ग्राफ फॉर्म होते हैं जब हम पॉलिनोमियल फंक्शंस को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट्स को ग्राफ से कैसे रिलेट करें। अगर n ऑड है, जहां पर n हाईएस्ट पावर मतलब ऑर्डर है, तो अगर n ऑड है और an मतलब फर्स्ट जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो लेफ्ट की तरफ ग्राफ फॉल करेगा और राइट की तरफ ग्राफ राइज करेगा। जैसा हम लोग यहाँ एक क्यूबिक एक्सप्रेशन के लिए देख सकते हैं ग्राफ का, तो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ फॉल कर रहा है और राइट की तरफ राइज कर रहा है। सिमिलरली अगर n ऑड है और an नेगेटिव है, तो बस ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ ये राइज करेगा और राइट की तरफ ये फॉल करेगा। अगला है, अगर n इवन है और an पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ राइट की तरफ भी राइज करेगा और लेफ्ट की तरफ भी राइज करेगा। ये हम लोग यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर की अगर इक्वेशन को देखें तो हम यहाँ से समझ सकते हैं। सिमिलरली अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी जब हम लोग देखते हैं तो हमें दिखता है कि वो दोनों तरफ से इस तरह से राइज करता है अगर a पॉजिटिव हो तो। सिमिलरली अगर n इवन और an नेगेटिव हो तो वो दोनों तरफ फॉल करेगा, दोनों तरफ नीचे की तरफ जाएगा। अगला है रूट्स को ग्राफ से कैसे रिलेट करें। तो अगर जीरो जो है मतलब जो रूट है उस फंक्शन का या फिर उस इक्वेशन का वो इवन मल्टीप्लिसिटी वाला होता है, तो वहां पर ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करके ऊपर चली जाती है। हम लोग इवन मल्टीप्लिसिटी कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए अल्फा एक रूट है, इसका पावर 2 है, तो यहां पर क्या होगा कि अल्फा के पास ये वाली ग्राफ बस टच करते हुए चली जाएगी, मतलब अल्फा के नीचे नहीं जाएगी और अल्फा के आस या पास वो कट नहीं करेगी एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक जगह टच कर वो आगे बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर ऑड मल्टीप्लिसिटी है तो वहां पर क्रॉस होती है ग्राफ और साइन चेंज हो जाता है वहां ग्राफ का। आगे हम लोग देखें, ये जो साइन चेंज वाला कॉन्सेप्ट है ये हम वेवी कर्व मेथड में भी थोड़ा यूज करते हैं, तो इसे याद रखिएगा कि जहां पर भी और इवन मल्टीप्लिसिटी है वहां ग्राफ सिर्फ टच करके आगे बढ़ेगा और जहां पर ऑड मल्टीप्लिसिटी है वहां पर साइन चेंज हो जाएगा ग्राफ का। उसके बाद है कि कैसे हम लोग जो रूट्स हैं या फिर जो सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं उनके प्रोडक्ट, उनके सम या फिर दो दो करके उनके प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं और कोएफिशिएंट से किस तरह से वो रिलेट करते हैं। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ये क्वाड्रेटिक के लिए हमने छोटे स्केल पर पढ़ा था, उसे ही बस एक्सपैंड कर देना है कि अगर सभी रूट्स का सम जो होता है वो -a1/a0 के बराबर होता है। a0 यहाँ फर्स्ट कोएफिशिएंट है और a1 सेकेंड कोएफिशिएंट है जो कि एक कम पावर का होगा। सिमिलरली α1 α2 प्लस α2 α3 करके अगर हम लोग सभी रूट्स को दो दो करके करें तो a2 के साथ जो इसके बाद आएगा a2 के साथ a0 को डिवाइड करने से और पॉजिटिव साइन यहाँ पर लेना होगा। तो यहाँ आप देखिएगा कि सबसे पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव करके जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और लास्ट में क्या होता है कि अगर सभी का प्रोडक्ट्स एक ही साथ ले लिया जाए तो यहाँ -1n आ जाता है। जैसा मैंने आपको बताया नेगेटिव पॉजिटिव करना है, तो वही चीज़ यहाँ पर -1n an/a0 के बराबर होता है सभी रूट्स का प्रोडक्ट। ये आप याद रखें क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं केवीपीआई में उनमें देखा जाता है कि इन सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा रहते हैं और इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन रहेंगे तो उनमें ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड रहती हैं। उसके बाद है क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो मिनिमम पॉइंट होता है, मतलब हम कह सकते हैं जहाँ पर वो टर्न करता है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं -b/2 है और -d/4 है। ये चीज़ आप याद रखें कि अगर अपवर्ड फेसिंग कर्व है तो वहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगा ये कोऑर्डिनेट्स का, और अगर डाउनवर्ड फेसिंग है तो वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो कर्व का होगा वो इस कोऑर्डिनेट पर आता है। उसके बाद है लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंडीशंस को थोड़ा बहुत याद रखते हैं तो ये बेटर होगा। अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं मतलब दोनों रूट 0 से बड़े हैं तो वहाँ -b/a भी 0 से बड़ा होगा। इसे आप डिराइव कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए दोनों रूट 0 से बड़े हैं तो इस तरह से जो कर्व होगा वो पास करेगा। इस कर्व का लोएस्ट पॉइंट जैसा हम लोग जानते हैं यहाँ पर -b/2a होता है। अगर ये दोनों रूट 0 से बड़े हैं तो -b/2a भी ऑफ कोर्स 0 से बड़ा ही होगा।
सिमिलरली c बाई a भी 0 से बड़ा होना चाहिए इस केस में, और b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा, मतलब d जो होता है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें रियल रूट्स चाहिए होते हैं। ऐसे ही अगर किसी एक स्पेसिफिक नंबर से बड़े चाहिए हमें, दोनों k से बड़े, तो वहां पर माइनस b बाई 2a जो होगा वो k से बड़ा हो जाएगा। सॉरी, यहां पर आप लिख लीजिए 2a और 2a है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि माइनस b बाई 2a इस केस में k से बड़ा हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ 0 डाला था वैसे हम लोग k डालेंगे, और क्योंकि दोनों रूट्स k से बड़े हैं तो माइनस b बाई 2a भी k से बड़ा हो जाएगा। इन कंडीशंस को आप कोशिश करें याद रखने का, या फिर आप देख लें कि किस तरह से इन कंडीशंस को हम लोग डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में हो सकता है आपको किसी एक जगह ऑप्शन में ही इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना या फिर चेक करने की कोशिश की ज़रूरत पड़ जाए। तो अगला हम लोग बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों लाया गया? तो पहले हमारा काम रियल नंबर से चल जाता था, लेकिन आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करते वक्त जब जब d की वैल्यू 0 से कम आती थी तो हम लोग कह देते थे देयर आर नो रियल रूट्स। पर अगर हमें फिर भी रूट्स डिफाइन करने की जरूरत पड़े तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का सहारा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे i कहा जाता है। ये रूट अंडर -1 के बराबर होता है। इसकी मदद से क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि अगर माइनस a आ जाए कहीं पर जहां पर a पॉजिटिव है, तो हम लोग यहाँ पर रूट a को अलग और रूट -1 को अलग कर सकते हैं। रूट a निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये पॉजिटिव था। मेन जो दिक्कत आती थी हमें वो रूट अंडर -1 निकालने में आती थी। तो बस हमने इसे डिफाइन कर दिया i के बराबर। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो आपने पढ़ा है, उसमें आप अब अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप आसानी से कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस लिखकर, कॉम्प्लेक्स रूट्स लिखकर आंसर बता सकते हैं। i की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। i को अगर 4n पर रेज किया जाए तो ये 1 के बराबर होता है। आप खुद ही देख सकते हैं अगर -1 का स्क्वायर किया जाए तो ये -1 के बराबर होगा, और फिर रूट अंडर -1 का स्क्वायर किया जाए तो ये -1 के बराबर, और फिर -1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो बस यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर करना है। तो आपको यहाँ पर टू द पावर 4n अगर रख दिया जाए तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाती है कि ये 1 के बराबर है। बस 1 में अगर आप फिर से i मल्टीप्लाई कर देंगे तो i, अगर i में फिर से आप i मल्टीप्लाई करते हैं तो -1, और अगर उसमें i मल्टीप्लाई करते हैं तो -i के बराबर आ जाता है। ये चीज़ आप याद रखें क्योंकि हो सकता है आपको कभी कभी कन्वर्ट करना पड़े बड़े पावर्स को i के छोटे पावर्स के अंदर। उसके बाद है इमेजिनरी और रियल एक्सिस। हम लोग जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करते थे रियल नंबर्स के लिए, वैसे ही यहाँ पर हम एक आर्गेंड प्लेन डिफाइन कर देंगे। आर्गेंड प्लेन में क्या होता है कि एक रियल एक्सिस ली जाती है और एक इमेजिनरी एक्सिस ली जाती है। जैसा हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम लोग पढ़ते थे तो जैसा वाई एक्सिस हम लोग पढ़ते थे, उसी वाई एक्सिस को आप समझ लीजिए कि हमने यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस ले लिया है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग x प्लस आई वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और x को रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ये जो z है, ये इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, मॉड्यूलस इसे कहते हैं। इसकी वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होती है। आप इसे आसानी से कैसे समझ सकते हैं कि जहां पर इमेजिनरी और रियल एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को आप ओरिजिन ले लीजिए, मतलब 0,0 ले लीजिए, और यहां से आपको पता है कि अगर ये x है और ये y है तो इसकी वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आएगी ही। तो इस तरह से आप इसे रिलेट करने की कोशिश करिए कोऑर्डिनेट एक्सिस से, जो आपने पहले पढ़ा है, तो आपको थोड़ी मदद मिलेगी इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आगे हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका नेगेटिव ले लिया जाता है। इस तरह से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। कॉन्जुगेट की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि यूज होती हैं क्वेश्चंस में। अगर हम लोग किसी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लें तो हमें जो ओरिजिनल नंबर था वो मिल जाएगा। अगर हम कॉन्जुगेट को उस नंबर से ऐड करें ओरिजिनल नंबर से तो हमें 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट मिल जाता है। यहाँ आप देख ही सकते हैं कि अगर हम लोग x प्लस आई वाई को x माइनस आई वाई से ऐड कर दें तो हमें 2x मिलेगा, और x रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, इसीलिए 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद है z माइनस z डैश। अगर हम लोग कर दें तो हमें 2 टाइम्स
इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू आई मिलेगा। बस आप यहाँ पर भी देख लें, आई वाई में अगर हम लोग आई वाई ऐड कर देंगे, जैसा अगर एक नेगेटिव साइन आया तो x और x तो कट जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें 2i y मिल जाएगा। y को हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, तो बस यहाँ पर 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट इंटू आई के बराबर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर प्रोडक्ट है कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और उस प्रोडक्ट का अगर कॉन्जुगेट लिया जाए तो हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सेपरेट भी कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद सिमिलरली अगर सम है और अगर डिवीजन है तो वहां पर भी हम लोग दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सेपरेट कर सकते हैं उनका कॉन्जुगेट लेते वक्त। उसके बाद है मॉड्यूलस। जैसा मैंने आपको बताया था ऊपर, मॉड्यूलस की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड्यूलस की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम लोग यहाँ z1 ले लें x1 प्लस iy1 और z2 ले लें x2 प्लस iy2, तो हमें z2 माइनस z1 का मॉड्यूलस मिलता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। ये आप रिलेट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था किस तरह से दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम निकालते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर आप एक आर्गेंड प्लेन ले लेंगे और इसे वाई एक्सिस मान लीजिए, अभी के लिए इमेजिनरी एक्सिस को, इसे जो रियल एक्सिस है उसे एक्स एक्सिस मान लीजिए, तो दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हम वहां निकालते थे, सेम चीज हमें यहां भी करनी है। दो इमेजिनरी नंबर्स के बीच अगर हम लोग डिफरेंस निकाल के उनका मॉड्यूलस निकालें तो किस तरह से हमें मिलता है। उसके बाद है कि जो z का मॉड्यूलस होता है वही z कॉन्जुगेट का और वही माइनस z का। तो ये चीज तो सिंपल सी चीज है कि अगर आप x प्लस आई वाई लें, x माइनस आई वाई लें या माइनस x माइनस आई वाई लें, इन तीनों ही केसेस में आपको जो मॉड्यूलस मिलेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलता है। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर z का मॉड्यूलस 0 है तो इसका मतलब है कि उसका रियल पार्ट भी 0 होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। ये भी याद रखना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 0 दिया जाए, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑरिजिन पर सिचुएटेड है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑरिजिन से उसकी डिस्टेंस 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ऑरिजिन पर ही लोकेटेड है और उसका x और y दोनों 0 के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z जो होता है वो z के मॉड्यूलस से छोटा और z के मॉड्यूलस के नेगेटिव से बड़ा होता है हमेशा। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट भी z के मॉड्यूलस से लेस देन इक्वल टू और z के मॉड्यूलस के नेगेटिव से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हमेशा। उसके बाद है कि अगर हम लोग z1 प्लस z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है z1 मॉड्यूलस का स्क्वायर, z2 मॉड्यूलस का स्क्वायर और इसमें ऐड होगा 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट। सिमिलरली z1 माइनस z2 का स्क्वायर जो हम लोग निकालते हैं वो आता है z1 का स्क्वायर प्लस z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 डैश। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि सिर्फ आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन चेंज कर देना है इन दोनों फॉर्मूले को याद करते वक्त। आगे हम लोग देखें कि z मॉड्यूलस का जो स्क्वायर होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है और यही चीज हमें मिलती है जब हम लोग z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी भी याद रखने वाली है कि z का जो मॉड्यूलस होता है वो इक्वल होता है z इंटू z कॉन्जुगेट के। उसके बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज जैसा हमने ऊपर देखा था वैसे ही यहाँ अगर आप किसी प्रोडक्ट का मॉड्यूलस लें तो हम उसे सेपरेट करके लिख सकते हैं और अगर किसी डिवीजन का हम लोग ऐसा ले लें तो उसे भी हम लोग सेपरेट करके अलग अलग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सम का आता है उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। जब भी हम लोग किसी सम का मॉड्यूलस लेंगे वो इंडिविजुअल टर्म्स के मॉड्यूलस के सम से छोटा या इक्वल आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग दो का डिफरेंस लेंगे तो दो के डिफरेंस का मॉड्यूलस लेंगे तो वो इंडिविजुअल मॉड्यूलसेस के डिफरेंस से हमेशा बड़ा आएगा। ये चीज याद रखने वाली है और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आपको समझना है किस तरह से इसे अप्लाई किया जा सकता है। आप इसे प्रूफ आराम से कर सकते हैं, आपको बस जो ऊपर हमने कंसिडरेशंस ली थी उन्हें ही क्लियरली लिखना है तो आप इसे आसानी से प्रूव कर पाएंगे। अगला हम लोग बढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट की तरफ। तो आर्ग्यूमेंट एक स्पेशल टर्म है जो कि डिफाइन किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। ये क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये tan इनवर्स y बाई एक्स के बराबर होता है। मतलब इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट का अगर हम लोग tan इनवर्स ले लें तो हमें जो एंगल मिलता है वो ही आर्ग्यूमेंट कहलाता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का।
जो अल्फा यहाँ से आता है वो हमेशा π/2 से 0 के बीच में होता है। ये क्योंकि हम लोग यहाँ पर मॉड्यूलस ले रहे हैं और tan इनवर्स है, इसीलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमेशा हमें π/2 से 0 के बीच का ही एंगल मिलेगा। अगर ये आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आर्ग्यूमेंट निकालते वक्त हमें सिंपली यहाँ अल्फा डाल देना है। लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ हमें पाई माइनस अल्फा डालना होगा। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमें अल्फा माइनस पाई डालना होगा, और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम डायरेक्टली माइनस अल्फा यहाँ लिख सकते हैं। आपको देखना है कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आती है आर्ग्यूमेंट की वो 0 से बड़ी होती है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 0 से छोटी होती है आर्ग्यूमेंट। उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो आप देखेंगे तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज के सिमिलर है। लॉग आपको पता है कि अगर हम वहाँ log a प्लस log b करते हैं तो उसका जो सम मिलता है हमें वो log a b के बराबर होता है। वही चीज़ यहाँ भी है। अगर हम आर्ग्यूमेंट z1 को आर्ग्यूमेंट z2 से ऐड करें तो हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 मिलता है। अगर हम यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें z1 बाई z2 मिलता है। अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट लें तो हमें माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z मिलता है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इक्वल होता है z1 माइनस z2 के। ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट होता है नेगेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और यहाँ पर कॉन्जुगेट होने के कारण इधर नेगेटिव साइन आ जा रहा है जब हम लोग z2 लिखते हैं तो। उसके बाद है अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z 0 या पाई है, इसका मतलब है कि वो नंबर प्योरली रियल है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इस एक्सिस में आर्ग्यूमेंट 0 या पाई होने का मतलब क्या है, या तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा या फिर इस तरह से, मतलब यहाँ कहीं सिचुएटेड होगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि प्योरली रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसीलिए वो नंबर प्योरली रियल है। सिमिलरली अगर आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस π/2 के बराबर आता है तो हम देख सकते हैं कि वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, क्योंकि पूरी तरह से ये इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहा है। आगे हम लोग बढ़े पोलर रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन एक अच्छा मेथड है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने का, और ये थोड़ा सा आसान कर देता है हमारे लिए सॉल्व करना भी। तो ये कैसे होता है, यहाँ पर हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ z को थीटा लिखते हैं और मॉड्यूलस ऑफ z को r लिखते हैं। बस इन्हीं दो टर्म्स की मदद से हम लोग पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। हम लोग z को लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये कैसे आया, r को अगर तोड़ दें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में तो हम क्या देखते हैं, ये r cos थीटा होगा और ये r sin थीटा होगा। बस इसी चीज को हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं, r cos थीटा प्लस r sin थीटा इंटू i। तो यही चीज आपको करना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पोलर फॉर्म में किस तरह हम छोटे ढंग से, मतलब सिर्फ दो वेरिएबल्स की मदद से डिफाइन कर पा रहे हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। उसके बाद यूलर्स फॉर्म बस इसको और थोड़ा कंप्रेस करने में मदद करता है, और हम लोग cos थीटा प्लस i sin थीटा को e टू द पावर i थीटा लिख सकते हैं। बस यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि z इज इक्वल टू r इंटू e टू द पावर i थीटा। ये प्रॉपर्टी याद रखने वाली चीज है, क्योंकि आगे हम लोग इसे अप्लाई करके अलग अलग और भी जो थ्योरम्स हैं और कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, उनको भी थोड़ा सा डीप में डिस्कस कर पाएंगे। अगला है डी मॉइवर्स थ्योरम। तो डी मॉइवर्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 को मल्टीप्लाई करें, इस तरह से अगर आगे बढ़ते जाएं तो cos के अंदर जितने भी टर्म्स थे उन्हें बस ऐड कर देना है, वैसे ही sin के अंदर जितने भी एंगल्स थे उन्हें ऐड करके i से मल्टीप्लाई कर देना है। इसे आप आसानी से ऊपर वाले यूलर्स फॉर्म से प्रूव कर सकते हैं। cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर i थीटा 1। सिमिलरली cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर i थीटा 2। और इसके बाद जैसा भी हमें मिले, बस हमें पता है कि अगर प्रोडक्ट हम करें तो पावर वहां पर ऐड हो जाता है। तो बस e टू द पावर i थीटा 1 प्लस थीटा 2 और जितना भी इसके आगे हो, बस इसे हम लोग और ब्रेक कर लेंगे तो हमें मिलेगा cos ऊपर जो है लिखा हुआ थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट 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 प्लस i sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आप अलग अलग प्रॉपर्टीज जो हैं उन्हें प्रूव कर सकते हैं यूलर्स फॉर्म की मदद से। इसीलिए मैंने कहा कि यूलर्स फॉर्म काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने में। वैसे ही आगे हम लोग बढ़ें तो cos थीटा प्लस i sin थीटा की वैल्यू आती है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा के बराबर। इसे भी आप ऊपर यूलर्स फॉर्म से ही प्रूव कर सकते हैं।
वैसे ही cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को अगर p बाई क्यू, तो यहाँ बस उसको एक स्पेशल फॉर्म हम लोग कह सकते हैं इसका। यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी रेशनल नंबर ले लें तो बस वहाँ पर p बाई क्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर की तरफ थीटा के पहले। आगे हम लोग देखें nth रूट ऑफ यूनिटी। अगर x टू द पावर n 1 के बराबर है तो यहाँ से हम लोग को x जो मिलता है वो इसके बराबर होता है cos 2 पाई बाई n प्लस i साइन 2 पाई बाई n टू दी पावर k। k यहाँ पर 0 1 2 करते करते n माइनस 1 के बराबर जाता है। ये हम लोग देख सकते हैं अगर यहाँ पर हम लोग ओमेगा एक डिफाइन कर दें cos 2 पाई बाई n प्लस i साइन 2 पाई बाई n, तो यहाँ हमें x 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर करते करते ओमेगा टू द पावर n माइनस 1 तक ले जाएगा। और ये सारे टर्म्स जैसा आप देख सकते हैं जीपी में लाइक कर रहे हैं, मतलब इन सब का जो सम होगा वो हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ओमेगा टू द पावर n माइनस 1 जीरो के बराबर आता है, मतलब ओमेगा टू द पावर n माइनस 1 तक का सम जीरो के बराबर आता है। और ओमेगा टू द पावर n जीरो है, इसीलिए जब आप इसको इसमें डालकर सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा कि ये चीज जीरो आ रही है। उसके बाद क्यूबिक रूट के बारे में शायद आपने पढ़ा भी होगा पहले। अगर हम लोग क्यूब रूट ऑफ 1 ले लें तो हमें 3 टर्म्स मिलते हैं। ऐसे तो आप जब जूनियर क्लासेस में होंगे तो आपने एक ही टर्म देखा होगा, लेकिन जब अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ ली हैं तो आप आसानी से इन टर्म्स को निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर भी ओमेगा का यूज करते हैं इन रूट्स को डिफाइन करने के लिए। यहाँ हम 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं रूट्स को, जहां पर ओमेगा की वैल्यू होती है cos 2 पाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पर n 3 है, cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3। यहाँ हम लोग ओमेगा को जब इसको तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 1 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 आई और माइनस 1 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2 आई। उसके बाद है कोनीज रोटेशन फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें अगर प्लेन में दी गई हो 2 पॉइंट्स, उनके बीच में अगर हमें रोटेट करते हुए उन्हें एक दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो हम लोग इस कोनीज रोटेशन फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो नहीं है केवीपीवाई को लेते हुए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, हो सकता है किसी क्वेश्चन में इसे अप्लाई करने का मौका मिल जाए। तो इसके लिए है कि अगर Z2 और Z1 के बीच θ1 माइनस θ2 का एंगल है, जहां पर θ1 माइनस θ2 को हम लोग अल्फा लिखते हैं। θ1 क्या है, ये Z1 वाला एंगल, और θ2 था Z2 वाला एंगल। तो जाहिर है कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो θ1 माइनस θ2 ही होगा। तो यहाँ कोनीज रोटेशन फॉर्मूला क्या कहता है कि Z1 माइनस Z3, अगर हम लोग यहाँ ऑरिजिन मान लें तो यहाँ Z3 लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट 0 0 डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करना हो, आपने ये चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी होगी, रोटेशन कैसे करते हैं हम लोग किसी लाइन का, तो बस वही है कि यहाँ पर अगर हमें किसी पॉइंट जो कि Z3 है उसके अबाउट रोटेशन करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो Z1 माइनस Z3 का बाई Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z3 बाई मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z3 इंटू ई आई अल्फा। ये चीज़ आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये फॉर्म निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो जानने वाली बात है वो ये है कि अगर हमें इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम इस तरह से इसे रोटेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको हेक्सागन का एक पॉइंट दे दिया जाए और आपको अगला पॉइंट निकालने के लिए बोला जाए तो आपको वहाँ पर 60 डिग्री के अबाउट रोटेट कर देना है, तो आपको आसानी से वो पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद है कुछ और थ्योरम्स हम लोग कह सकते हैं। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू कॉस थीटा। ये चीज़ हम लोग क्या कह सकते हैं, OA डॉट OB के बराबर है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अभी वेक्टर्स के बारे में, वहाँ पर वेक्टर को जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो 2 तरह से करते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो ये डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है और इसमें कॉस थीटा लिया जाता है। दोनों वेक्टर्स के बीच में वहाँ पर जो एंगल होता है उसे थीटा मान ले। तो सिमिलरली यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केसेस में भी वही चीज़ करना है, यहाँ कॉस थीटा ले लेना है। सिमिलरली अगर हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 डैश निकालना हो तो वो होता है Z1 का मॉड्यूलस इंटू Z2 का मॉड्यूलस इंटू साइन थीटा, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट के भी मॉड्यूलस के बराबर होता है। उसके बाद है अगर हमें एरिया निकालना हो ट्राइंगल OAB का, तो हम यहाँ पे हाफ इंटू OA क्रॉस OB करते हैं। ये चीज़ आपने फिजिक्स में पढ़ी है डिटेल में, बस उसे इससे रिलेट करके आपको समझना है कि OA
क्रॉस ओ बी के बराबर होता है, इंटू हाफ कर देना होता है एरिया निकालने के लिए, मतलब हाफ इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 अगर हम लोग करें तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अगला हम लोग बढ़े लोकस की तरफ। लोकस आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वही चीज हमें यहां भी करनी है। अब आप रिलेट करके देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ताकि आप दोनों चीजों को समझने में थोड़ी आसानी हो। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर आगे जब आप पढ़ेंगे फिजिक्स में तो आपको अलग अलग और भी चीजों से जुड़ता हुआ दिखेगा। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ जो चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं, जो चीजें हम लोग समझते हैं, वो हमें आगे भी काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो यही यहाँ पर करना है। आर्ग्यूमेंट अगर z माइनस Z1 का मॉड्यूलस हमेशा a के बराबर हो तो इससे एक सर्कल बनता है जिसमें सेंटर Z1 है और रेडियस a है। आप समझ सकते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक Z1 पॉइंट लेते हैं। इससे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जो हमेशा a दूरी पर है, तो ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि एक पॉइंट से हमेशा अगर कोई दूसरा पॉइंट सेम दूरी पर है तो क्या ये एक सर्कल नहीं है? क्या सर्कल के हर पॉइंट उसके रेडियस के बराबर दूरी पर होते हैं उसके सेंटर से? तो हाँ, होते हैं। तो बस इसी तरह से आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का लोकस बनेगा। सिमिलरली अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z1 थीटा के बराबर है, जहां पर थीटा एक कांस्टेंट है, तो हमें एक रे मिलता है। मतलब मान लीजिए अगर ये Z1 है, मतलब Z1 के लिए जो अगर हम लोग एक लाइन कंसिडर कर लें और Z हमेशा इससे एक थीटा एंगल बनाकर चलता है, तो इसका मतलब ही है कि यहां से निकला हुआ एक रे है। ये एक रे की तरह ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहेगा थीटा एंगल बनाते हुए Z1 के लाइन के साथ। वैसे ही अगर Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इसके बराबर होता है तो हमें मिलता है एक एलिप्स जिसमें Z1 माइनस Z2 छोटा होना चाहिए उसके मुकाबले। वैसे ही अगर एक लाइन सेगमेंट मिल जाता है इस केस में, जब Z1 माइनस Z2 उसके बराबर होता है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि हम लोग एलिप्स जब पढ़े थे, या फिर आपने पढ़ा होगा एलिप्स में, तो आपको दिखा होगा कि 2 पॉइंट से हम लोग ये चीज़ डिफाइन करते हैं। 2 पॉइंट्स की जो दूरी, 2 पॉइंट से जो दूरी होती है, ये हमेशा फिक्स्ड होती है एलिप्स के केस में। मान लीजिए हम इसे Z2 ले लें और इसे Z1 ले लें, तो हमें दिखेगा कि एलिप्स जब भी बनता है तो इसकी दूरी इस Z1 पॉइंट से, जो कि फोकाई होते हैं Z1 और Z2 किसी भी एलिप्स के, तो यहाँ 2 पॉइंट से ये बराबर दूरी पर होता है अगर हम लोग उनसे डिस्टेंस को ऐड कर लें तो। वैसे ही अगर ये Z1 माइनस Z2 के बराबर हो जाए तो हमें क्या मिलेगा कि एक स्ट्रेट लाइन के बराबर हो जाता है वो, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। सिमिलरली अगर उनका डिफरेंस उसके बराबर होता है तो यहाँ पर हमें एक हाइपरबोला मिलता है। हाइपरबोला की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि डिफरेंस वहाँ पर दोनों फोकाई से इक्वल होना चाहिए हर पॉइंट का, तो वही चीज़ यहाँ पर लगती है। अगला हम लोग देखें कि अगर Z1 माइनस Z2 इक्वल हो जाए Z माइनस Z2 के, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता है उस लाइन के। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर Z1 और Z2 डिफाइन कर देते हैं, तो हमें एक ऐसे पॉइंट का लोकस चाहिए जो कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो ऐसा क्या चीज़ होता है, ऐसी कौन सी लाइन होती है जो इससे इक्वल डिस्टेंस पर हो? तो हाँ, उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आप जब भी कंसिडर करेंगे किसी भी पॉइंट को, तो वो Z1 और Z2 से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। अगला है अगर रियल पार्ट ऑफ Z को में से a माइनस करें और वो z माइनस Z1 के बराबर आ जाए, या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z में से a माइनस करने पर वो z माइनस Z1 के बराबर आ जाए, तो वहां पर आपको एक पैराबोला मिलता है। ये सारी चीजें आप याद रखें। वैसे अगर आपको बेसिक्स पता है, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो इन चीज़ों को आप एग्जाम में भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो सकता है आपसे अगर डायरेक्टली पूछ दे इस लोकस का मतलब, तो वहाँ पर आपको स्ट्राइक करना चाहिए ये सारी चीज़ें। इसीलिए आपको ये सब याद रखने की भी ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम देखें ZA डैश प्लस Z डैश A प्लस B, ये एक फॉर्म है जिससे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर A इज इक्वल टू AZ1 माइनस IZ2 ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो और B प्योरली रियल हो। तो यहाँ पर हमें जो स्लोप मिलता है वो माइनस ए बाई
ए बाई ए कॉन्जुगेट के बराबर होता है, और जो रियल स्लोप मिलती है वो होता है माइनस ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए के बराबर। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है केवीपीआई पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि इस फॉर्म में अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू इस तरह के लाइन को रिप्रेजेंट किया जाए तो वहां पर ऐसी चीज़ें होती हैं। अगला हम लोग देखें कि अगर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 0 हो तो वो दो लाइंस या फिर वो जो लाइंस ज्वाइनिंग हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, और अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर हो तो वहां पर जो लाइंस ज्वाइन करती हैं वो पैरेलल होती हैं। अगला हम लोग बढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की तरफ। तो यहाँ पर एपी और जीपी का मतलब आपको पता ही है पहले से। एपी का मतलब तो आपको पता ही है, क्लास 10 में आपने पढ़ा है कि हम लोग यहाँ पर किसी भी टर्म को डिफाइन करते हैं फर्स्ट टर्म प्लस n-1 डी। डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, और अरिथमेटिक मीन एम यहाँ पर जैसे मैंने दिया है, अरिथमेटिक मीन डिफाइन होता है उन दोनों नंबर्स के सम बाई 2 के बराबर। सिमिलरली सम ऑफ n टर्म्स या सम अप टू n टर्म्स डिफाइन होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 डी से। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, इसके अगर अलग अलग कुछ वेरिएशन दिए जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इन बेसिक फॉर्मूले पता हैं तो। सिमिलरली जीपी में हम लोग nth टर्म को डिफाइन करते हैं a इंटू आर टू द पावर n-1। a यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और r यहाँ पर कॉमन रेशियो है। जैसे यहाँ पर d कॉमन डिफरेंस था वैसे ही r यहाँ पर कॉमन रेशियो है। a1 a2 a3 अगर gp में है तो उन सब का ln a1 ln a2 ln a3 AP में होगा। जैसा हम लोग जानते हैं लॉग लगाने से कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो उसी में से एक ये है कि अगर हम GP में मौजूद टर्म्स को अगर लॉग के अंडर ले आए तो वो जो उनसे नए टर्म्स बनेंगे वो सारे AP में होंगे। वैसे ही GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन होता है रूट अंडर AB के बराबर। रिलेशन बिटवीन AM एंड GM आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग आगे इसमें एक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट होगी। वैसे ही जीपी का जो सम होता है वो होता है a इंटू आर टू द पावर n-1 बाई r-1 या फिर a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि अगर r 1 से बड़ा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, और r अगर 1 से छोटा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करें। सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स एक जीपी में डिफाइन होती है a बाई 1 माइनस आर से। ये केस तभी पॉसिबल है जब r 1 से छोटा हो। r अगर 1 से बड़ा होगा तो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स इन्फिनिटी के बराबर चली जाएगी, तो वहीं पर हमें देखना है ये सारी चीज़ों को। तो हम ये समझते हैं कि किस तरह से ये चीज़ आती है। तो अगर r 1 से छोटा है तो इस फॉर्मूले में हम लोग इसे पुट करेंगे। r 1 से छोटा है और अगर n हम लोग इन्फिनिटी ले लें तो ये वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के एरर एनालिसिस वगैरह में भी कि अगर कोई चीज़ बहुत छोटी हो जाती है कंपैरेटिवली तो हम लोग उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बस यहाँ पर 1 माइनस आर टू द पावर n को हम लोग 1 ले लेते हैं और नीचे 1 माइनस आर प्रेजेंट ही है, तो बस इस तरह से आप निकाल सकते हैं सम अप टू इन्फिनिट टर्म्स। अगला है HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि ये रेसिप्रोकल होता है उन टर्म्स के जो कि AP में होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर हार्मोनिक में हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपको नेट टर्म पूछ दिया जाए तो वो 1 बाई a1 प्लस n-1 d के बराबर होता है। जैसा मैंने आपको बताया AP से मिलते जुलते इसके फीचर्स होते हैं, इसके फॉर्मूले होते हैं। आपको इसे अलग से याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप ये देख सकते हैं 1 बाई a1 प्लस n-1 d इज इक्वल टू 1 बाई an के बराबर ही आ रहा है ये चीज़, और बस आपको an को इधर और इस टर्म को नीचे ले जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बस ये चीज़ आप याद रखें। अगला है B मतलब जो हार्मोनिक मीन होता है वो 2ac बाई a प्लस c के बराबर होता है। अगला है एक रिलेशन जो कि GM, AM और HM को कनेक्ट करता है। तो G स्क्वायर इज इक्वल टू AH और A इज ग्रेटर देन G इज ग्रेटर देन H। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। आपको याद रखना है कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM एंड GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HM। यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी आता है अगर सभी नंबर्स इक्वल हो जाएं तो। उसके बाद है AGP। AGP एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रेशन होती है। इसमें क्या होता है कि आपका कोएफिशिएंट जो होता है वो ऐड हो रहा होता है और उसमें एक रेशियो भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इसे याद रखने के लिए आपको मतलब इसे सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि आपको याद ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर Sn आपको दिया हुआ हो a प्लस a इंटू आर, a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर
a प्लस एन माइनस वन डी इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, तो आप क्या करिए इसे एक बार फिर से लिखिए, लेकिन इस बार r इंटू एस एन करके। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ए आर ए प्लस डी आर स्क्वायर, मतलब सब में आपने आर आर मल्टीप्लाई कर दिया है, और लास्ट में आपको एक और टर्म मिलेगा ए प्लस एन माइनस वन डी आर। बस आपको इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा वन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू वन प्लस डी आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक जीपी बनती हुई दिख रही है आपको, यहाँ पर एक और टर्म आ जाता है। तो ये आप अगर आपको कोई एक चीज़ नहीं दी हुई है या फिर कोई एक चीज़ मिसिंग है, तो यहाँ पर आप रिप्लेस करके या तो आपको ए निकालने दिया जाएगा या फिर आपको एस एन निकालने दिया जाएगा, और आर जनरली दिया हुआ रहता है या और ए भी जनरली दिया हुआ रहता ही है, तो आपको हो सकता है ये टर्म निकालने दे दिया जाए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, और इस मेथड को ही आप ज़्यादातर लगाएं एजीपी में तो बेहतर होगा। वैसे ही अगर सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स पूछ दिया जाए एजीपी का, तो वो होता है ए बाई वन प्लस आर प्लस डी आर बाई वन माइनस आर का होल स्क्वायर। ये भी आप याद रखें। उसके बाद है ए वन प्लस टू प्लस अप टू एन, अगर हम लोग जाएं नेचुरल नंबर्स का सम, तो ये आपने 55 में पढ़ा है n इंटू एन प्लस वन बाई टू के बराबर होता है। अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कर दें तो ये होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं आसानी से, या फिर आप एक दो वैल्यू बिठाकर इसे चेक भी कर सकते हैं आपको अगर करना है तो। नेचुरल नंबर्स के क्यूब का जो सम आता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। जो चीज़ यहाँ आई थी बस आपको वही लिख के इसका होल स्क्वायर कर देना है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इनइक्वालिटीज़ की तरफ। तो इनइक्वालिटीज़ में जो हमें यहाँ देखने को मिलती है वो होती हैं ए एम इज ग्रेटर दैन जी एम इज ग्रेटर दैन एच एम, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। उसके बाद है अगर वेड मीन्स यहाँ पर देखने को मिले। वेड मीन्स क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मल मीन निकालते हैं वहाँ तो हम लोग एक दोनों का सम करके बाई टू कर देते हैं या दोनों का प्रोडक्ट करके उसको रूट अंडर कर देते हैं। तो यहाँ वेड मीन्स के केस में क्या होता है कि हमें एक वेट भी मल्टीप्लाई करना होता है हर टर्म के साथ। वो कितनी बार अपीयर हुआ, वो क्या वेट रखता है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करने लगता है यहाँ वेड मीन्स के केस में। यहाँ पर भी आपको बस जैसा हम ऊपर कर रहे थे वैसा ही करना है। यहाँ पर W1A1 प्लस W2A2 प्लस WNAN करके आपको बस वेट से मल्टीप्लाई करके नीचे जब आप डिवाइड करेंगे इसे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वेज का जो सम करना होगा वो करना होगा। मतलब मान लीजिए अगर आपको ए टर्म का वेट 3 दिया हुआ है, बी टर्म का वेट 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 3a प्लस 7b बाई 3 प्लस 7 करना है, न कि a प्लस b बाई 2। इसे आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इम्फेसिस होगा एक टर्म पर ये, या फिर कितना ज़्यादा पावर होल्ड करता है एक टर्म, ये आप समझकर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे ही जीपी में भी, मतलब जीएम भी जब आपको निकालना हो तो बस यहाँ वेज से इसे पावर में चढ़ा दीजिए और लास्ट में उसे जब आप रूट निकाल रहे हो तो उसे भी ऐड करके डाल दीजिए। सेम चीज़ यहाँ एच एम में भी करना है। इस केस में भी वेड मीन्स के केस में भी ए एम ऑलवेज ग्रेटर दैन जी एम ऑलवेज ग्रेटर दैन एच एम होता है। इसके बाद है मीन्स ऑफ mth पावर। अगर m 0 से छोटा या 1 से बड़ा हो तो उस केस में ये a टू द पावर m प्लस a2 टू द पावर m प्लस an टू द पावर m बाई n हमेशा बड़ा होगा a1 प्लस a2 बाई प्लस an बाई n टू द पावर m से। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि किस केस में क्या बन रहा है। आपको केस के साथ याद रखना है कि कौन से कंडीशन अप्लाई होते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको इनइक्वालिटीज के फॉर्म में कभी ये चीज़ दे दी जाए। उसके बाद इनइक्वालिटीज पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करें तो एक होता है लेस दैन। आपको ये सिंबल्स तो पता ही हैं, ये लेस दैन होता है, ये ग्रेटर दैन, ये लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है। इक्वल नंबर्स ऐड किए जा सकते हैं दोनों साइड पर, दोनों को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाता है। ए एम ग्रेटर दैन जी एम ग्रेटर दैन एच एम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, कई जगहों पर यूज भी होगी। वेवी कर्व मेथड, जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि यहाँ अगर स्क्वायर होगा तो टच करके निकल जाएगी एक्सिस को, वो ग्राफ वहाँ पर साइन चेंज नहीं करेगा, लेकिन ऑड पावर्स के लिए ग्राफ की साइन चेंज हो जाएगी। और ये वेवी कर्व मेथड आपको याद रखना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके साथ ही अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म है, इन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, जहाँ पर ग्राफ की साइन चेंज हो सकती है या फिर जहाँ पर ग्राफ 0 के बराबर हो जाएगा या फिर ये फंक्शन 0 की वैल्यू ले लेगा, उन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पर प्लॉट कर लेना है या नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेना है टू बी मोर
प्रिसाइज, तो नंबर लाइन पर प्लॉट करके आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी इवन आएगा वहाँ पर साइन चेंज नहीं करेगा ग्राफ, जहाँ जहाँ ऑड होगा वहाँ पर साइन चेंज होगा, और अगर डिनोमिनेटर हो तो डिनोमिनेटर वाले को जीरो नहीं कर देना है, मतलब डिनोमिनेटर वाला पॉइंट हमेशा एक्सक्लूडेड रहेगा। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, ये हमेशा याद रखते हुए वेवी कर्व आपको बनाना है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम। इस चैप्टर को पढ़ने का सही तरीका ये है कि पहले आप सभी केसेस याद कर लीजिए, सभी केसेस से जुड़े हुए फॉर्मूले को याद कर लीजिए, और उसके बाद जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त ही आपको नए नए पैटर्न्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपको बेसिक थ्योरम्स, बेसिक फॉर्मूले याद हैं तो आप सभी चीज़ों को इंटर रिलेट कर पाएंगे ज़्यादा आसानी से। बाइनोमियल थ्योरम में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना होता है स्पेसिफिक केसेस लेकर, जैसे रिमाइंडर फाइंड करना या फिर लास्ट डिजिट फाइंड करना, लेकिन उन सब के कुछ ट्रिक्स भी हैं जिनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग फंडामेंटल फॉर्मूले और थ्योरम्स पर बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले परमुटेशन। एनपीआर एनसीआर की मतलब आपको पता ही होगा। एनपीआर हमें परमुटेशन फाइंड करने में हेल्प करता है। इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। मुझे उम्मीद है आपको फैक्टोरियल का मतलब पता है, वैसे मैं एक बार बता भी देता हूँ। n फैक्टोरियल मतलब होता है n इंटू n माइनस वन इंटू चलते चलते इंटू 2 इंटू 1, मतलब 1 से लेकर n तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबका प्रोडक्ट n फैक्टोरियल कहलाता है। इसे कभी कभी इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको भी एक, अगर आपको कहीं पर दिया हुआ हो तो उसे भी आप सेम चीज़ मान सकते हैं। सिमिलरली NCR, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है। होता क्या है कि परमुटेशन ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करें और फिर उसे अरेंज कर दें, जबकि कॉम्बिनेशन ये रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से हम किसी चीज़ को सिर्फ सेलेक्ट करें। ये डिफरेंस अगर आपको याद होगा या मतलब पता होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। कहीं भी सिलेक्शन करने के लिए कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं और सेलेक्ट करके उसे डिस्ट्रीब्यूट या फिर अलग अलग अरेंजमेंट्स में लाने के लिए परमुटेशन यूज़ किया जाता है। उसके बाद है, अगर हमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अरेंज करना हो तो उस केस में क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास इतने 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से 2 A हैं, 3 B है और 4 C है। तो जब हम इनको रीअरेंज करेंगे अलग अलग तरीके से, तो उसका फॉर्मूला जो आता है वो होता है 12 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। जितने बार भी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आए हैं उन हर बार उस नंबर से डिवाइड करना होगा। इसे हम कैसे समझे, तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा केस होता, A B को हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन मतलब अलग अलग पैटर्न्स में अरेंज करना है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो A B, फिर मान लीजिए हम लिखे A B। तो यहाँ पर हुआ क्या, इस A को उठाकर हम लोग इधर डालें और इस A को उठाकर हम लोग इधर डालें, लेकिन देखने में तो दोनों सेम है। तो हुआ क्या कि जब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली अगर लगा दें 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स सेम हैं तो उन्हें देखने में हमें सिमिलैरिटी दिख रही है। इसके अलावा क्या क्या केस आ सकता है, मान लीजिए A आ गया या फिर A आ गया। तो यहाँ हम लोग देखें कि इसके भी 2 केसेस बन जाएंगे और इसके भी 2 केसेस बन जाएंगे। अगर हम इसको A1 और इसको A2 ले लेते हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो रिपीटिशन होने लगती है केसेस की। हमसे पूछा गया, हम आपको A B दे रहे हैं, इसको अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग पैटर्न्स बनाइए, तो आप इससे 3 ही पैटर्न बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग करेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ 2 बार A आ रहा था और A के आइडेंटिकल तरह से आ रहा था, इसीलिए इसको हम खुद ही देख सकते हैं। 6/2 ये आता है 3, मतलब ये केस और ये केस, यही 3 केसेस बनेंगे। इनमें आने वाले रिपीटिशंस को हटाने के लिए हम लोग वो 2 फैक्टोरियल लाए थे। उसके बाद है सर्कुलर परमुटेशन। मान लीजिए हमें किसी बीड में, मतलब हमें अगर कोई माला बनानी हो तो उसमें बीड्स का अरेंजमेंट करना हो, उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है n-1 फैक्टोरियल, और अगर बीड्स ऊपर और नीचे से सिमिलर है तो वहां पर 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। इसको समझें कैसे, तो देखो, अगर आपको एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कुलर मान लीजिए यहाँ सर्कुलर टेबल दिया हुआ है और इसके चारों तरफ लोगों को बैठाना है, तो यहाँ पर आप n-1 फैक्टोरियल यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ
अगर आप लोगों को पलट दें तो वो अरेंजमेंट दूसरी हो जाएगी। मान लीजिए इस टेबल को हम लोग घुमा देते हैं तो पैर ऊपर हो जाएगा, सर नीचे हो जाएगा, तो वो केस हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप माला बना रहे हैं छोटे छोटे बॉल्स की, बॉल को अगर आप ऊपर से देखें तब भी वैसा दिखता है, नीचे से देखें तब भी वैसा दिखता है, तो अगर हम लोग माला को ऐसे पलट भी दें तो भी हमें सेम ही चीज मिलेगा। इसीलिए वहां पर 1/2 से डिवाइड हो जाता है जब जब ऊपर और नीचे सेम दिखती है ऑब्जेक्ट्स अरेंज होने वाली। उसके बाद है सेलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहां हम लोग इस फॉर्मूले को आसानी से डिराइव कर सकते हैं। मान लीजिए हमें n ऑब्जेक्ट्स में से कितने भी नंबर के ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है, तो हम पहला केस लेंगे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, 0। फिर हमने लिया कि हमने 1 सेलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट किया, और ज़्यादा से ज़्यादा तो हम लोग n कर सकते हैं। तो इसका जो सम होता है वो 2 टू द पावर n के बराबर होता है। ये चीज़ हम लोग बाइनोमियल में देखेंगे, या फिर आप प्रूफ अगर आपने देखा है तो एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग इस तरह से इन कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देते हैं तो इसका टोटल सम जो आता है वो 2 टू द पावर n आता है। 2 टू द पावर n नंबर ऑफ वेज में हम लोग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं n के थ्रू। अगर एटलीस्ट एक को सिलेक्ट करना है तो उसमें कुछ नहीं, NC0 वाला केस हटा देना होगा। NC0 यहां पर होगा क्या, NC0 हम लोग यहीं पे डिराइव कर लेते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, मतलब n - 0 तो n ही होता है, और 0 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल कट गया और 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम लोग बस 2 टू द पावर n से 1 माइनस कर देंगे तो हमें वो केस मिल जाएगा जहां पर ऐसे केसेस को हटा दिया जाए जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ था। अगला है अगर हमें n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करना हो एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसका सिलेक्शन का नंबर हो सकता है n+1। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें हमने 10 बॉल्स रख दिए, सिमिलर सारे बॉल्स एक जैसे हैं। हमने कहा कि हमें इसमें से 6 बॉल्स उठाने हैं, तो वो कितने तरह से हो सकता है, जाहिर है बस एक ही तरह से ऐसे चीज हो सकता है। हम इसमें से जाएंगे 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, यहाँ बॉल में तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो बॉल को 6 बॉल्स उठाने के लिए एक ही तरीका होगा, क्योंकि हम लोग एक ही तरह से 6 बॉल्स उठा के रख सकते हैं किसी दूसरी जगह पर। वही यहाँ पर दिया गया है, अगर स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाए हमें कि 6 बॉल्स उठाने हैं 10 में से, तो उसका वैल्यू 1 होगा, उसको बस एक ही तरह से उठा सकते हैं। और हमें अगर एनी नंबर ऑफ बॉल्स उठाने का मौका दे दिया जाए तो वहां पर n हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 1 का एक तरीका, 2 के लिए एक तरीका, 3 के लिए एक तरीका, तो जितने भी नंबर ऑफ बॉल्स हैं उन सब के लिए एक तरीका। और एक केस होगा नो सिलेक्शन। हम बोलें कि अगर हमें एनी नंबर ऑफ केसेस दिया गया तो हम अगर सेलेक्ट न करें कोई भी बॉल तो वहां पर एक उसका भी केस बनता है। उसके बाद है अगर मिक्सचर ऑफ ग्रुप्स हो जाए इसी तरह का, फर्स्ट काइंड के A1 ऑब्जेक्ट, सेकंड काइंड के A2, थर्ड काइंड के, मतलब वैसे ही करते करते rth काइंड के AR ऑब्जेक्ट्स और K ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हो जाएं, तो यहां पर क्या होगा कि टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं A1 + A2 + AR + K, और अगर इनमें से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चुनना हो तो जैसा हमने ऊपर देखा n+1 होता है ना, तो यही चीज यहां करना है, A1+1 इंटू A1+2 इंटू A3+1, सॉरी A1+1 इंटू A2+1 इंटू A3+1 करते करते AR+1 और 2 टू द पावर K। 2 टू द पावर K कैसे आया, तो जैसा हमने ऊपर देखा था n+1 करना होता था, यहाँ पर n1 है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब उनका एक ही ऑब्जेक्ट है उस कैटेगरी का, तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए n को 1 डाल दो तो 1+1 2 आ जाता है, और इस तरह के k डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसीलिए यहाँ पर 2 टू द पावर k हो जाएगा। इस तरह से आप इसे खुद भी डिराइव कर सकते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला टाइप की चीज़ नहीं है ये, आपको बस समझना है कि हम इंडिपेंडेंटली एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स उठा सकते हैं। अगर हम सभी को मल्टीप्लाई कर दें तो उससे हमें केसेस मिल जाएंगे। उसी में अगर दे दिया गया कि एनी वन सेलेक्ट करना ही है, तो जैसे हमने ऊपर किया था एक केस हम लोग हटा देंगे जहां पर सब में से नो सिलेक्शन आ गया, वो नो सिलेक्शन वाला केस हटाने के लिए हम लोग बस एक -1 कर देंगे। अगर हमें उसी में दिया गया कि फर्स्ट ग्रुप से एक को चुनना ही है वहां पर, तो हम लोग फर्स्ट केस में जो +1 वाला केस था उसको हटा देंगे, मतलब फर्स्ट केस में हमें नो ऑब्जेक्ट चुनने वाला जो था उसे हटा दिया गया तो -1 कर दिया गया, तो हमें लास्ट में मिलता है A1, मतलब A1 नंबर ऑफ बॉल्स थे वहां पर, तो इसीलिए A1 नंबर ऑफ केसेस भी बनेंगे अगर हमें फर्स्ट ग्रुप से चुनना ही है तो। उसके बाद है अगर हर ग्रुप से एक एक चुनना है तो वहां पर सारे ग्रुप से एक एक आप हटा दीजिए, तो ये चीज उसी का एक सबसेट हम लोग कह सकते हैं है। इस
जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करने के लिए। मान लीजिए कोई भी नंबर है n है 2 to the power 3, 3 to the power 2, 5 to the power 3, मतलब प्राइम्स के फॉर्म में इसे तोड़ा गया तो इस तरह का ये दिखता है। तो यहाँ पर जो हमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे वो मिल जाएगा 3 + 1 × 2 + 1, मतलब इसको चुनो या मत चुनो, इसका चुनो या मत चुनो, इसको चुनो या मत चुनो, इसको चुनो या मत चुनो, वैसा ही करके केसेस यहाँ पर बन जाएंगे जैसा हमने ऊपर देखा था। तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ डिवाइसेस फाइंड करने के लिए। अगर आपको डायरेक्टली याद रखना है तो इस तरह से आप करें कि प्राइम फैक्टर्स के जो भी ऊपर एक्सपोनेंट दिए हुए होंगे उनमें +1 करके सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस मिल जाएगा। यहाँ पर सम ऑफ डिवाइजर्स का भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं डायरेक्टली। अभी इसको समझने में डिराइव आप कर सकते हैं आसानी से, लेकिन अभी आप समझें कि मान लीजिए P1 है इसका 2 का, 3 का P2, 5 का P3 और इसी तरह से जो भी आगे नंबर्स आ रहे हैं प्राइम नंबर्स उनके एक्सपोनेंट P1, P2, P3 करके हैं। तो इसका सम कैसे निकलेगा सभी डिवाइजर्स का, ये होगा 2 to the power 0 + 2 to the power 1 + 2 to the power 2 करते करते 2 to the power P1। सिमिलरली 3 to the power 0 + 3 to the power 1 3 to the power 2 करते करते 3 to the power P2। इस तरह से सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सम ऑफ डिवाइजर्स मिल जाता है। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। डायरेक्टली सम ऑफ डिवाइजर्स से क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो ये चीज़ आपको अगर याद होगी तो आपको हेल्प करेगी उसमें आंसर फाइंड करने में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, तो अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें r डिफरेंट बॉक्सेस, याद रखिएगा डिफरेंट बॉक्सेस में डालना है, तो किस तरह से डालेंगे, ये होगा r to the power n। मान लीजिए हमारे पास 5 आइसक्रीम्स हैं और हमें उन आइसक्रीम्स को 3 डब्बों में डालना है, तो हर आइसक्रीम के पास 3 ऑप्शन होगा। इस तरह से सोचो कि अगर ये पेन है और हमारे पास 2 पेंसिल बॉक्सेस हैं, तो इस पेन के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये पेंसिल बॉक्स 1 में जाए या तो ये पेंसिल बॉक्स 2 में जाए। इसी तरह से अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट के पास r चॉइसेस होंगे, क्योंकि r अलग अलग बॉक्सेस में से किसी एक में भी जा सकता है। इन r बॉक्सेस में से किसी एक में जा सकता है, इसीलिए हमें पहले के पास r चॉइस, दूसरे के पास r चॉइस, तीसरे के पास r चॉइस, इस तरह से n बार ये r मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमें मिल जाएगा r to the power n। अगला है कि अगर कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे, यहाँ हमने ऐसे केसेस भी काउंट किए हैं जहाँ पर मान लीजिए सारे बॉल्स एक ही बॉक्स में डाल दिए गए या फिर सारे बॉल्स 2 ही बॉक्स में डाल दिए गए। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अगर हमें दिया गया हो कि हमें हर बॉक्स को फिल करना है, तो वहाँ पर होगा r to the power n सारे केसेस माइनस rc1 × r-1 to the power n। वो जो एक बॉक्स खाली था उसे चुनने के तरीके हैं rc1, और फिर उसके अलावा जितने बॉक्सेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देने का तरीका है r-1 to the power n। फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा rc2 × r-2 to the power n। इसी तरह से ये सीरीज आगे चलती जाएगी जब तक r = नीचे वाले कोएफिशिएंट जो भी है ये c के नीचे उसके बराबर ना हो जाए, तब तक ये चीज़ें कंटिन्यू होती रहेंगी और आपको मिल जाएगा कि अगर कोई भी बॉक्स खाली न रहे तो उस केस में क्या किया जा सकता है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप ऑफ अनइक्वल साइजेस। A1 ऑब्जेक्ट्स को फर्स्ट ग्रुप में डालना है, A2 को सेकंड ग्रुप में। तो इस तरह से अगर हमें दिया गया है कि अनइक्वल साइजेस के ग्रुप्स में अगर हमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है तो वो कैसे होगा, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर बॉक्सेस आइडेंटिकल हो या ग्रुप्स आइडेंटिकल हो तो वो n फैक्टोरियल बाई A1 फैक्टोरियल A2 फैक्टोरियल करते करते AR फैक्टोरियल तक जाएगा। और अगर ग्रुप्स डिस्टिंक्ट हो, मतलब मान लीजिए ह्यूमंस के बीच में डिवाइड करना है, तो वहां पर एक R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसा हमने ऊपर देखा था, NCR को अगर आपको NPR में कन्वर्ट करना है तो आपको R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि आपने यहाँ पर ऊपर में सिलेक्शन कर लिया अलग अलग चीज़ों का, लेकिन जब आपने हर ग्रुप को अलग घोषित कर दिया तो आपको हर परमुटेशन को भी ध्यान में लेना होगा। इसीलिए वहाँ पर आपको R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होता है ताकि आपको नंबर ऑफ केसेस ढंग से सही तरह से मिल सके। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन अगर ग्रुप्स हैं इक्वल साइज के। तो मान लीजिए n ग्रुप्स हैं m साइज के, वहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा mn, क्योंकि m नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं हर ग्रुप में जाने वाले और n टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने के लिए m × n करना होगा, m × n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल × m फैक्टोरियल टू द पावर n। ये भी आप याद रखें, ऊपर वाले को ही अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है। जब ग्रुप्स
जो ग्रुप्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, और अगर ग्रुप्स अनआइडेंटिकल या फिर ह्यूमंस हैं तो वहाँ पर आपको n फैक्टोरियल से इसे मल्टीप्लाई कर देना होगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू आर डिफरेंट बॉक्सेस। इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो है n + r-1 CR-1। ये एक और चीज़ रिप्रेजेंट करता है, टोटल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दिया हुआ हो x1 + x2 + xr = n। यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन सकते हैं नॉन नेगेटिव। यहाँ पर आप क्या करिएगा कि इसको सॉल्व करने के लिए आप इस तरह से इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे, मल्टीनोमियल थ्योरम भी वहाँ पर लगाया जा सकता है। इन चीज़ों को यूज़ करके उस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप फाइंड कर सकते हैं। केवीपीवाई में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है इस वाले पार्ट से, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए। अगर हमें 1 - x⁻⁻r का कोएफिशिएंट फाइंड करना हो, x⁻n का, वो भी इसी फॉर्मूले से निकलता है। और यहाँ पर मैंने एक मेथड दे भी दिया है आपको सॉल्व करने का उस क्वेश्चन को। मान लीजिए अगर x1 + x2 + xr n के बराबर है तो इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होगा कि एक और कंडीशन यहाँ लगी हुई है कि x1 जो है वो a1 से b1 के बीच में, x2 जो है वो a2 से b2 के बीच में, और xr जो है वो ar से br के बीच में लाई करता है। यहाँ पर आप क्या करिएगा कि x⁻n का कोएफिशिएंट फाइंड करना होगा आपको, x⁻a1 से लेके x⁻b1 का सम इंटू x⁻a2 से लेके x⁻b2 का सम। तो यही चीज़ हमने ऊपर सम ऑफ डिवाइजर्स में भी फाइंड किया था कि जो डिवाइजर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे उनका सम क्या होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि आप इस तरह से आपको फाइंड करना है। और इसमें x⁻n का जो भी कोएफिशिएंट आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं gp बनते जा रहा है। इस gp को आप पहले gp का सम बना लीजिएगा, उसके बाद उसके सभी को मल्टीप्लाई करके x⁻n का जो भी कोएफिशिएंट आएगा वही आपके नंबर ऑफ केसेस होंगे। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है केवीपीवाई में, पर आप याद रख सकते हैं इस केस को, मान लीजिए अगर आ भी गया तो। उसके बाद है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अगर a + x⁻n है तो उसको एक्सपैंड करने में हम लोग किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं, यही चीज़ दिखाता है बाइनोमियल थ्योरम। तो nc0 a⁻n + nc1 a⁻n-1 x⁻1, ये इस तरह से एक्सपैंड होता है। आप अगर a + b⁻2 या a + b का होल क्यूब जो हमने किया था जूनियर क्लासेस में, उन्हें भी इससे फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद है इसका जो जनरल टर्म होता है वो r+1th टर्म होता है। आपने जनरली देखा था कि हम जब भी APGP वगैरह की बात करते थे तो हम rth टर्म फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग r+1th टर्म को जनरल टर्म लेके डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला जो टर्म था वो nc0 आ गया था। तो हमें ncr जो मिलेगा वो r+1th होगा। ये होगा ncr a⁻n-r x⁻r। जो सेकंड वाला है उसे r की पावर में, और जो उल्टा है उसे n-r की पावर में। उसके बाद इसमें जो टोटल टर्म्स होते हैं वो n+1 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक nc0 भी है और यहाँ से लेके n तक गया है, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर n+1 टर्म्स होंगे। उसके बाद है कि इसका जो मिडिल टर्म होगा वो n/2 + 1 होगा इवन के केस में, और n+1/2 और n+1/3 होगा ऑड के केस में। ऑड के केस में जो टर्म्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं n+1/2 और n+3/2 जो होगा वो दोनों सेम ही टर्म्स होंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि ये मिडिल टर्म्स पाए जाते हैं। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मिडिल टर्म का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहा जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन के कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें याद रखना चाहिए। NCR n/n-r के बराबर होता है। ये चीज़ आप आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, n⁻n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इस तरफ को अगर एक्सपैंड करें तो n फैक्टोरियल बाई n-n + r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा r फैक्टोरियल के बराबर, और इंटू n-r फैक्टोरियल। तो हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं, ये चीज़ आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद अगर NCR को NCR-1 से ऐड करें तो हमें जो फाइनल टर्म मिलता है वो होता है n+1 CR। जैसे हमने एक्सपैंड करके अभी पिछला वाला प्रूव किया था उसी तरह से आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद NCR बाई NCR-1 होता है n-r+1/r। ये चीज़ याद नहीं भी रखें तो भी चलेगा, वैसे आप कभी भी इसे आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद है NCR को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके अलग से लिख सकते हैं n/r इंटू n-1 CR-1, और इसे भी फर्दर एक्सपैंड करते हुए n इंटू n-1/r इंटू r-1 n-2 CR-2।
इसके साथ ही बाइनोमियल सीरीज जिसके बारे में हमने ऊपर बात की थी, यहाँ पर C0 का मतलब है या फिर CR का मतलब है NCR, इसे इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो आप अगर सभी का सम ले लें, जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं सभी टर्म्स के, उनका सम ले लें तो आपको मिलता है 2 to the power n। और अगर आप इनमें से सिर्फ ऑड का या फिर सिर्फ इवन का सम लेते हैं तो वो होता है 2 to the power n-1। आप अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो वो होगा 2 into 2 to the power n-1 और ये 2 to the power n के बराबर होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बनता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। इसके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको थोड़ा फर्दर डिटेल में आपको पता चलेगा किस तरह से आप शुरुआत एनसीईआरटी से कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें थोड़ी अच्छी बुक्स भी इसके लिए बना लें। थैंक यू।